नमस्कार। देश परदेश पे आपका स्वागत है। बॉस्टन से सतीश झा। कल मैंने देखा कि प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी 26 जनवरी के अवसर पर विदेशों में तमाम एकेडमिक या टेक्नोलॉजी या ऐसे लोगों को भेजी गई है जो भारत के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। उनमें से एक की छवि आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पर। इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने तमाम और लोगों को जो किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, उनको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश में रहने वाले उन लोगों को जिनका भारत से एक हल्का सा संबंध है, इस तरह का कि वो भारत दुनिया में एक बड़ा देश है, दुनिया का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, उस हिसाब से उन्होंने उन लोगों को जोड़ के कुछ लिखा। तो आप ये सोचिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री किसी को लिखेगा, उसका उन पर असर पड़ता है। और आप जानते हैं कि हाइप बनाने में नरेंद्र भाई का मुकाबला नहीं है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो 2011 से उनका पूरा का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है, लोगों से जुड़ने का जो एक तरीका है, वो हाइप बनाने का है, वो कुछ कहने का है जो उनकी भाषा में लोग समझ लेते हैं, वो चाहे सच हो या ना हो। उसमें तथ्य की बात नहीं होती। सोशल मीडिया में अगर आप जाके देखें आज, तो गूगल पर सबसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के लिए हर जगह चर्चा है कि कोरोना वायरस का जो सबसे अच्छा प्रबंधन किया गया, वो उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि सरकार ने सबको ऐसा हुक्म दिया था कि जहाँ भी टेस्ट हो, उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव हो। ऐसा लोग मानते हैं, कहते हैं। लोगों ने देखा कि लाशें नदी में बही, उसके उन लोगों ने कई तरह की एक्सप्लेनेशंस दिए उसके, लेकिन तथ्य ये था कि पहली बार लोगों ने इस तरह लाशें बहते नदी में देखा था। पहली बार लोगों ने चिता जलती देखी, इस तरह लगा कि पूरा शहर ही जल रहा हो। लेकिन चर्चा हुई कि सबसे अच्छा कोविड का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश ने किया था। ये चर्चा दुनिया भर में हो रही है। तो यानी कि तथ्य कुछ भी हो, आप उनको इस तरह पेश करें कि जो नहीं जानते हैं या जो सरकार की बात मानते हैं, वो उस बात को मानना शुरू कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री अगर किसी को चिट्ठी लिखेंगे, तो पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा होता है, और तमाम लोग जो हैं, चाहे एकेडमिक हों चाहे टेक्नोलॉजी के हों, लोग इलान मस्क की तरह नहीं होते जो कि सरकार के सामने खड़े होकर राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को बुरा भला कह सकें। ऐसे लोग नहीं करते आमतौर पे। ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री की चिट्ठी देख के प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी कैसे लिखी गई है? सेल्स फोर्स के साथ। जैसे कि जो व्यापारी कंपनियां होती हैं, बिजनेस होते हैं, वो सेल्स फोर्स का इस्तेमाल करते हैं कस्टमर डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, सामान बेचने के लिए, अच्छा कस्टमर रिलेशंस बनाने के लिए। उसी तरह नरेंद्र भाई तमाम लोगों से जिनकी राय की कहीं कद्र होती है किसी भी तरह से, उनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चिट्ठी में देखें तो हमारे जैसे कि हमारे फ्लेचर स्कूल के एक साथी थे, प्रोफेसर हैं, वो आजकल डीन हैं जॉन्स हॉपकिंस में, वाला अफसर। तो वाला अफसर, उनका कोई काम डिजिटल में नहीं है, उनका काम डिजिटल मीडिया में नहीं है, टेक्नोलॉजी में नहीं है। वो एक इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। उनको एक चिट्ठी लिखी है कि आपका जो डिजिटल में काम है इतना अच्छा है, ऊंचा है, इसलिए हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपकी रुचि भारत में है। और यानी कि एक चिट्ठी बनाई गई है जो सबको भेजी जा रही है। और ये मेरा ख्याल है, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स विंग का या पब्लिक रिलेशंस की किसी विंग का काम है कि ये सब लोगों को इस तरह चिट्ठी पहुँचाए। ये चिट्ठी पहुँचाई जा रही है प्रोफेसरों को, जो अखबार के लोग हैं, जिनको भी जोड़ने की बात होती है उनको। अगर आपने मान ली जिस तरह से लाख चिट्ठियाँ भेज दी, जो अंतर्राष्ट्रीय आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उसको कम करने का ही तरीका है। कायदे से तो करना चाहिए, ऐसा काम ही ना करो कि किसी को सवाल उठाने का मौका मिले। लेकिन सवाल ये भी है कि हम सरकार जो कर रही है उसमें कोई दिशा एक दिखती नहीं है, दिशा विहीनता दिखती है।
और इसीलिए आप 8 साल बाद, पौने 8 साल बाद देख रहे हैं कि अब उसके नतीजे आना शुरू हुए हैं। अब बेरोज़गारी की बात आ रही है, अब छात्र आ रहे हैं सड़कों पे, अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ-कुछ दिखाने लगा है। किसान आंदोलन की चर्चा आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने उसकी शीशा लेदर की, मीडिया ने भी की, बहुत कम लोगों ने उसकी चर्चा की, लेकिन अंत में उनको माफ़ी माँगनी पड़ी। अब लगता है जो छात्र आंदोलन है, वो भी कुछ इस तरह बढ़ रहा है, क्योंकि एक ही दिन में कहना पड़ा, सरकार ने कहा कि जो उनकी बातें हैं मान ली गई हैं और छात्र आंदोलन को किस तरह कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जो तनाव जो समाज के हैं, जो मुश्किलें हैं, जो बेरोज़गारी है, महँगाई है, लोगों की जो जीने की मुश्किलें हैं, तमाम तरह के जो सरकारी गवर्नेंस की मुश्किलें हैं, उन सब को लेके कब तक आप भरमाते रहेंगे उनको? उनको हम शुरू से कहते थे कि नयन भाई, जैसे वो पाइड पाइपर हैम्लिन था, जो बाँसुरी वाला था, उसको हिंदी में शायद चितकबरा बाँसुरी वाला कहते हैं, जो सारे चूहों को अपनी बंसी बजा के लेके नदी में चला जाता है। जब हैम्लिन में चूहों का प्रकोप था, तो जब उसको पैसे नहीं मिले तो उसका उसने बदला भी लिया, जो भी लिया। तो यानी कि उनमें क्षमता ये है कि लोगों को भरमा सकते हैं। लेकिन अच्छा काम करने के लिए क्या करना चाहिए था कि जैसे मनमोहन सिंह की सरकार ने या वाजपेयी की सरकार ने काम किया, कुछ उन्होंने बड़े काम किए, उन्होंने बाँटने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर हमारी सरकार सिर्फ़ 370 गाय और अपीसमेंट, जो कि तुष्टीकरण की बात करती रह जाएगी, और मंदिर और अयोध्या, और सिर्फ़ बात मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, 370 कश्मीर और गाय, अगर यही मुद्दे रहेंगे तो विकास कहाँ से होगा? तो अगर विकास नहीं होगा तो आपको और तरह की लफ़ाज़ी करनी पड़ेगी। उन्होंने बात करते हैं इनोवेशन की, लेकिन इनोवेशन क्या है किसको मालूम देश में है? इनोवेशन के लिए एक ज़मीन बनानी पड़ती है, वरना तो सिर्फ़ शब्द रह जाते हैं। तो शब्दों की भरमार हो गई है, असली काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसीलिए 1.25 करोड़ लोग अर्ज़ी देते हैं 30,000 जगहों के लिए। अगर व्यवस्था इस तरह की रहेगी, तो ज़ाहिर है उसमें असंतोष पनपेगा और सामने आएगा। जो छात्र आंदोलन है, अगर आप उसको देखें, उसकी क्या भूमिका थी और कहाँ-कहाँ उसने किस तरह से सरकारें बदली हैं। अमेरिका में 1964 के आस-पास जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ, तो शुरू में तो बात सिविल राइट्स की थी। धीरे-धीरे वियतनाम तक पहुँची, फिर जॉनसन के खिलाफ चली गई, निक्सन के खिलाफ, जॉनसन के खिलाफ। एक आध जगह लोग, छात्र मर भी गए। उसके बाद जो आंदोलन ऐसा शुरू हुआ कि जॉनसन ने राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। एक तरह से उसका दबाव इतना ज़्यादा था छात्र आंदोलन का, कि एक राष्ट्रपति को, जो सोचता था, जिसने कि एक महान समाज की परिकल्पना की थी अमेरिका में, ग्रेट सोसाइटी की बात की थी, उसको भी फैसला करना पड़ा कि चुनाव ना लड़े। फ्रांस में जाइए, वहाँ भी फ्रांस, जर्मनी, हर जगह जब उसी ज़माने में जो वियतनाम को लेकर के जो सवाल खड़े हुए, वहाँ से छात्र आंदोलन चला, तो सरकार को बदलना पड़ा। और देश में भी आप देखें, जो इंदिरा गांधी को 1975 से में जब छोड़नी पड़ी सत्ता 77 में, उसके पीछे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, वो भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। गुजरात में नवनिर्माण, बिहार में संघर्ष वाहिनी, और यहाँ से शुरू होके बाद अंत तक केंद्र सरकार को हिला बैठी थी। तो अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है छात्र आंदोलन का, इसको हम सोच रहे थे बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा की जो एक मुश्किल है, उसकी फीस बढ़ती जा रही है, और अ, आम तौर पे जो छात्र 3 लाख 4 लाख रुपए महीने साल की फीस देने के बाद निकल के आते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती 3 लाख 4 लाख रुपए की। वो काम शुरू करते हैं 1.5-2 लाख रुपए, तो वो पैसे कैसे वापस करेंगे? तो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पिताजी के पास पैसे हैं, परिवार में पैसे हैं, वो तो कर लेते हैं। जो लोग ब्याज लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं, कर्ज लेके आते हैं, जिनको ब्याज देना पड़ता है, उनकी बड़ी मुश्किलें हैं। तो अगर आप देखें, तो अगर नौकरियाँ नहीं हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, अगर सरकार के यहाँ तमाम जगहें खाली पड़ी हैं,
क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, या जितने लोग अब निकल रहे हैं आज की तारीख बाज़ार में, उनको ठीक से जोड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसको आप देखें नरेंद्र भाई के उस वादे की तरह, क्योंकि एक जुमला ही मान लीजिए कि वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करेंगे। हमारा देश जो है 140 करोड़ लोगों का है। अगर आप माने कि हमारी जो जीवन की जो उम्मीद है वो 75 साल की है, तो करीब मान लीजिए साल में 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का इजाफा होता है। तो हर साल करीब 2-1 करोड़ लोग जो हैं आज की तारीख में बाजार में आते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, एक काम चाहिए, कुछ भी चाहिए। और उसकी जगह पिछले 8 साल में अभी तक 1 करोड़ नई नौकरियां नहीं बनी हैं, ऐसा अभी डेटा ऐसा कहता है। सरकारी डेटा पर लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां 8 साल में नहीं बनी हैं। कुछ आप मान लीजिए कोरोना के कारण कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी जो ये है पतन शुरू हो चुका था। तो पिछले 7.5-8 साल में अगर हमारे विकास की दर मुश्किल से 2-3% है, तो उससे तो जो नई पीढ़ी जो नौकरी मांगेगी उसके लिए उतना काम नहीं निकल पाएगा। इसके लिए कुछ और करना चाहिए था। इन सब के लिए अलग तरह सोचने की ज़रूरत थी। जैसे बड़ी कंपनियां जो बहुत सफल हैं, वो बहुत दूर तक देखती हैं, 5-6 कदम, 5-6 जन्म, समझिए आप जनरेशन्स के आगे तक देखती हैं। टेक्नोलॉजी जनरेशन जो होता है वो चाहे 3 साल का हो, 2.5 साल का हो, 4 साल का हो, लेकिन वो देखती उतना आगे। चाहे वो बेजोस की कंपनी हो, चाहे इलॉन मस्क की कंपनी हो, चाहे एप्पल की बात कर रहे हैं आप, ये जो कंपनियां हैं, इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भारत की जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं कि आप तुलना कर सकें। एक संपत्ति की बात करता है और एक आमदनी की बात करता है, दोनों थोड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी एक इशारा मिल जाता है आपको कि एक ऐसी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू हमारे देश की आमदनी से ज़्यादा हो, तो कुछ सोचने का मौका मिलता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं बराबर नहीं हैं, लेकिन एक आपको अंदाज़ मिलता है कि 30-40 साल में कंपनियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू हमारे देश की आमदनी से ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत लंबे दौर की बात सोची थी। जो टेक्नोलॉजी की जो कल्पना की थी वो 15-20 साल बाद निकल के आती है। हमें याद रखना पड़ेगा, छोटी सी एक बात थी। अगर आप फोटोज ज़ेरॉक्स की बात करते हैं, तो उसको ईजाद होने से बाजार में आने तक करीब 70 साल लग गए, और तमाम टेक्नोलॉजी में ये होता है, उसमें 15-20 साल लग जाते हैं। तो जो कल की टेक्नोलॉजी जिसपे नौकरियां बनेंगी वो आज की तारीख में ऑलरेडी लेबोरेटरीज में है। अगर हमें भारत को देखना होगा आगे भविष्य के लिए, तो पहला काम करना चाहिए कि देखें कि आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज किस तरह की होंगी अगले 5-10 साल में। उनका क्या असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, उनका क्या असर पड़ेगा हम जैसे काम करते हैं, वो किस तरह की नौकरी हमें चाहिए होंगी, किस तरह से लोग तैयार करेंगे कि उस तरह की नौकरी कर सकें। ये सारे सवाल जो हैं, इसको सेंट्रल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। इन सबको एक गाइडेड टूर की तरह देखें आप, और एक दिशा निर्देश की तरह उसकी बात करें, उसकी चर्चा करें। जो लोग उसको समझेंगे वो आगे बढ़ेंगे। ये डायरेक्शन देने की बात नहीं है, ये सिर्फ बातचीत करने की बात है, सोचने की बात है कि क्या हम ऐसे करना चाहिए। तो अगर सरकार उस बहस को शुरू करेगी, ये नहीं कहे कि ऐसा करो, कहते कि ऐसा लोग कह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो जो लोग एंटरप्राइजिंग हैं, उद्यमी हैं, वो आगे आएंगे। उनमें से कुछ बड़ी कंपनियां, कुछ छोटी कंपनियां, कुछ स्टार्टअप्स, हर तरह के लोग जुड़ेंगे उससे। कुछ गलतियां होंगी, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप हमेशा तय करके चलें जो सही होगा हम जो भी कदम उठाएंगे हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं होगा। हम 1000 कदम चलेंगे, उसमें से कुछ कदम ठीक पड़ेंगे, कुछ कदम गलत पड़ेंगे, लेकिन सब मिला के हमारी जो प्रगति होगी उस तरह की होगी जैसे अमेरिका में हम देखते हैं। अमेरिका में कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करता है कि आप आगे देखो, आगे सोचो। तो जो नरेंद्र भाई ने जो चिट्ठी लिखी है सबको भरमाने के लिए, फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए, थोड़ा सा उनको जोड़ने के लिए, एक तरह से अच्छी बात है, चिट्ठी लिखनी चाहिए। लेकिन चिट्ठी लिख के जो वो चाहते हैं उसका असर कुछ और होता अगर उसमें कुछ दमदार बात होती, और किसी तरह उनको इस तरह जोड़ते कि ये लोग
भारत की समस्याओं को देखना शुरू करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उनको इसलिए उनका जो मन थोड़ा-सा उनके प्रति अच्छा हो जाएगा या वो सवाल कम कर देंगे, इसलिए नहीं। और इसी तरह से जो छात्र आंदोलन है, उसकी बात देखना शुरू करें, तो इस बात की चर्चा आज से नहीं पहले से हो रही थी, ऐसा होने वाला है। तो अगर फिर से देखना शुरू करें कि हम किस तरह से जो पिछले 7-8 साल में 8-10 करोड़ नए लोग आए हैं बाज़ार में, जिनको नौकरी चाहिए, कुछ काम चाहिए, उनको हम कैसे जोड़ेंगे? इतना नहीं, अगले जो 8-10 साल में जो 10-15 करोड़ लोग और आएँगे, उनके लिए कैसा करें? उसके लिए उनको सोचना चाहिए, उसके लिए एक आयोग की बात नहीं है, उसके लिए एक बहस छेड़िए आप। उसके लिए आप दुनिया भर के लोगों को छोड़िए, उसके लिए एक कोई एक सामरिक नज़रिया तैयार कीजिए। तो दोनों चीज़ें के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं, वो सोच बदलनी पड़ेगी। उसके बिना हमें लगता नहीं कि ये हमारी समस्याएँ कम होंगी और ये आंदोलन मुझे लगता है कि फिर से अपने आप जोर पकड़ते जाएँगे और उसका जो असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, जो अभी हाल के दौर में अच्छा नहीं होगा। इसके लिए अब ज़रूरी है कि नरेंद्र भाई फिर से सोचें कि कैसे हम सबको जोड़ के, सबकी समझ को जोड़ के फिर एक नया रास्ता निकालें। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।